हेलो स्टूडेंट, मैं विक्रम, आपका दोस्त, आपका भाई और आपकी बोर्ड की यात्रा का साथी। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था फलन, फलनों के प्रकार, समुच्चय और संबंध। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे संयुक्त फलन क्या होता है और उसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट करते हैं कि संयुक्त फलन क्या होता है। सबसे पहले इसे समझते हैं। देखिए, जब एक या एक से अधिक फलन, अभी हमने लास्ट वीडियो में बात करा था एक फलन की। अब जब एक से अधिक फलन को जोड़कर जब हम एक नया फलन बनाते हैं तो उसे हम बोलते हैं कि वो एक संयुक्त फलन है। इसे एक एग्जांपल से समझते हैं, जल्दी समझ आएगा। देखिए, अब मान लीजिए आपके पास ये एक समुच्चय है ना, ये एक दूसरा समुच्चय है और ये एक तीसरा समुच्चय है। क्लियर हुआ? अब ये आपके पास A है, ये आपके पास B है और ये आपके पास C है। ये क्लियर हुआ? अब आप देखो कि इसमें एक फलन है F और B से C में एक फलन है जिसका नाम है G। समझ में आया? A से B में एक फलन है और B से C में एक फलन है G। इसका मतलब है कि एक फलन तो हुआ ये वाला फलन F A से B में और एक दूसरा फलन है G जो है B से C में। क्लियर हुआ? अब यहाँ पर क्या होता है, ये हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। अब एक फलन और हमने इसमें जोड़ दिया। अब हम क्या देखते हैं कि A के अंदर जो हम मान पुट करते हैं तो हमें B प्राप्त होता है और B के जो मान हम पुट करते हैं तो हमें C प्राप्त होता है। सिंपल सी बात थी। जैसे एग्जांपल से समझते हैं। देखिए, y = fx होता है। ठीक है। अब जैसे मान लीजिए f of x बराबर आपके पास है x²। क्लियर हुआ? f of x बराबर आपके पास कितना है? x²। तो जैसे देखिए, x बराबर अगर मैं 1 पुट करता हूँ, x बराबर 1 रखता हूँ तो ये f1 बराबर 1 का स्क्वायर 1। समझ में आया? अब देखिए, x बराबर मैंने 2 पुट किया तो ये 2 का स्क्वायर कितना आया? 4। तो ये जो वैल्यू है, देखिए सबसे पहले तो क्या है कि 1 और 2 इसमें है। ठीक है। और आपको जो मिला है ना 1 और 4 वो इसमें है। समझ में आया? अब जब इन मानों को हम किसी में रखते हैं तो हमें तीसरा मान प्राप्त होता है। ये क्लियर हुआ? इसे आप इस तरह से समझो। मान लीजिए आपके पास एक फलन है fx x² और दूसरा फलन है gx x³। ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा सा रफ करके समझाता हूं। देखिए, ये आपके पास दो मेन फलन है। ये आपके पास x है तो एक बार हमने 1 रखा तो देखिए 1 पुट करने पर क्या प्राप्त हुआ? 1। ठीक है। फिर हमने 2 रखा तो 2 पुट करने पर क्या प्राप्त हुआ आपको? 4। फिर हमने 3 रखा, 3 पुट करने पर आपको क्या प्राप्त हुआ? 9। ये क्लियर हुआ? अब इसको समझते हैं। ये तो हुआ fx की बात। ये जो होता है ना इधर वाला, ये होता है fx। अब हम ये इस तरह से होता है, आप इसे यूं याद करोगे ना तो जल्दी समझ आएगा। ये x होता है, ये fx होता है। ठीक है। अब समझते हैं। अब क्या है, जो gx है ना वो x का क्यूब है। क्लियर हुआ? लेकिन अब g के लिए जो x है ना वो ये वाली वैल्यूज है। समझ में आया? g के लिए जो x है वो ये वाली वैल्यूज है। ये सिंपल है। तो 1 का क्यूब की अगर हम बात करें तो वो कितना हो जाएगा? 1। 4 के क्यूब की हम बात करें तो 4 चौक 16 चौक 64 और 9 के क्यूब की हम बात करें तो 9 और 9 81 × 9 729। ये समझ में आया? आप इसे इस तरह से समझिए कि ये आपके पास इनपुट था, ये एक आउटपुट है और फिर ये एक चीज और है आपके पास, आउटपुट का ही पार्ट है। ये समझ में आया आपको? ये जो पूरा प्रोसेस होता है ना, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं गॉफ। अब पहले क्या रिलेशन था? A से B में और B से C में। अब डायरेक्ट रिलेशन क्या हो गया? A से C में। और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं GOF, गॉफ। और एक्चुअल में इसका मतलब होता है G of fx। ये समझ में आया? तो ये जो G of fx है ये इस तरह से डिजाइन किया है। ये क्लियर हुआ आपको अच्छे से? आप इसको देखिए, समझना। x आपके पास ये रहा, fx आपके पास ये रहा। जब आपने fx पुट किया तो आपको ये प्राप्त हुआ। सिंपल सी बात है। बस x हमने ये लिया, x का जब हमने x² में रखा तो ये प्राप्त होगा। आप इसे यूं देखो कि ये जो है ना ये x² फलन है और ये जो है ना वो x³ फलन है।
ठीक है, तो इस तरह से हम इसको निकालेंगे। ये आपके पास g ऑफ fx है, इसे हम बोलते हैं गॉफ। अब इसके बाद हम आते हैं डायरेक्ट इसकी परिभाषा पर, इसकी डेफिनेशन पर, और फिर धीरे धीरे एक पॉइंट टू पॉइंट तैयारी करते हैं। मेरा मकसद आपको समझाना है, रटाना नहीं। मैं नहीं चाहता कि आप किताब की लैंग्वेज को लिखें, क्योंकि देखिए अगर आपको मशीन चलाना आता है, आपको साइकिल चलाना आता है, तो आप उसका वर्णन बेहतरीन तरीके से अपने शब्दों में कर सकते हो। लेकिन वही अगर मैं आपको थ्योरेटिकल पढ़ने के लिए दे दूँ तो आप हो सकता है कि कहीं ना कहीं मिस कर जाओ। तो मेरा जो टारगेट है वो है आपको समझाना। देखिए अब हम बात करते हैं इसकी परिभाषा की। परिभाषा में क्या है? परिभाषा है यदि फलन f a से b में और फलन g b से c में दो फलन है तो फलन g o f जो होगा वो a से c में होगा, जो कि निम्न प्रकार से परिभाषित हो। ये वाला पोर्शन अलग है अभी। अब ठीक है, जो g ऑफ fx है इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, और यहाँ पर जो ये बनाया गया है इसमें ये वाला सिंबल तो बताता है फॉर ऑल को, इसे हम बोलते हैं फॉर ऑल, और ये जो x है एक वैल्यू है और ये जो a है एक समुच्चय है। ठीक है, ये एक समुच्चय है। अब आपको क्या करना है, f तथा g का संयुक्त फलन कहलाता है। ये मैंने आपको पहले भी बताया। अब इसे समझते हैं। देखिए a एक समुच्चय, b एक समुच्चय और c एक समुच्चय। ठीक है, a से b में एक फलन है f और b से c में एक फलन है g। ठीक है, ये इनका फलन का सिंबल है। तो a से c में भी एक फलन होगा जिसे हम गॉफ बोलेंगे। ठीक है, ये क्लियर हुआ अच्छे से एकदम। ये आप इस तरह से भी समझ सकते हो कि यहाँ से कुछ निकाल लिया, इसमें पुट किया, और यहाँ से कुछ लिया तो आपको कुछ और मिला। इस तरह से आप इस पूरी एक चेन को समझ सकते हो। अब यहाँ पर आपको दो बातें ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि देखिए GOF की परिभाषा यानी गॉफ की परिभाषा से यह स्पष्ट है कि गॉफ तभी परिभाषित होगा जब a के प्रत्येक अवयव x के लिए fx g के प्रांत का अवयव हो, ताकि इसका g प्रतिबिंब ज्ञात किया जा सके। ठीक है, अब ये किताब की लैंग्वेज है। अब आप इसे समझने की कोशिश कीजिए, एक एक लाइन, बिल्कुल एक एक लाइन से समझते हैं। ये कह रहा है कि ये परिभाषित कब होगा। अब यहां से स्टार्ट है मेन कि a के प्रत्येक अवयव x के लिए fx ये कब परिभाषित होगा। ये पूरा क्या है आपका, आप इसे क्या समझ सकते हो, ये एक तरह से g का प्रांत ही हुआ। अगर मान लीजिए मैं इसे हटा देता हूं, या इसे यूं समझते हैं, ये आपके पास प्रांत है। ठीक है, फिर ये आपके पास सह प्रांत हुआ। अब क्या हुआ, जब इस वाले फलन की बात हुई तो ये तो क्या बन गया, प्रांत, और ये क्या हो गया, सहप्रांत। तो यहां पर यही समझाने की कोशिश की जा रही है कि x के अवयव के लिए fx g के प्रांत का अवयव हो, g का जो प्रांत है उसका अवयव होना चाहिए। जैसे मान लीजिए x की जगह हम कोई भी वैल्यू पुट करते हैं तो वो fx बनेगा। ठीक है, अब fx जो है वो g का एक प्रांत होना चाहिए। क्लियर हुआ। इससे क्या होगा कि g का जो प्रतिबिंब ज्ञात किया जा सके। अगर ये इसका पार्ट हुआ तो आप इसका प्रतिबिंब ज्ञात कर सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट दिया है, अतः GOF फलन परिभाषित होने के लिए फलन f का परिसर फलन g के प्रांत का उपसमुच्चय होना आवश्यक है। क्या लिखा हुआ है, यहां से देखिए, यहां से फलन f का परिसर। अब फलन f जो है इसका परिसर क्या हुआ, मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था बहुत अच्छे से एक एक चीज। परिसर क्या होता है, परिसर होता है जिससे फलन लिंक करता है। जैसे मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं। देखिए मान लीजिए ये 1 2 3 x y z। ठीक है, तो ये जो x y z है ना, ये इसकी रेंज हो गई, ये इसका परिसर हो गया। समझ में आया। तो जो परिसर है वो क्या, फलन g के प्रांत का उपसमुच्चय होना चाहिए। कहने का मतलब जो फलन यहाँ पर लिंक हुआ है वो पूरा g का प्रांत हुआ। ठीक है, अब अगर ये इसमें जितने भी अवयव वो सब क्या है, इसके प्रांत, तो प्रांत का ही वो पार्ट होना चाहिए, यानी प्रांत का उपसमुच्चय होना चाहिए। ये ऐसा होगा तभी आप कह सकते हो कि गॉफ तभी परिभाषित होगा। ये समझ में आया, नहीं समझ में आया वीडियो को वापस देखिए, और पसंद आ रहा हो तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिए। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। देखिए a एक समुच्चय है जिसके अवयव है 1 2 3, b एक समुच्चय जिसके अवयव 4 5 और c एक समुच्चय है जिसके अवयव है 7 8 और 9। अब f ऑफ f एक फलन है जो a से b मान है,
और g एक फलन है जो b से c में है। अब f(1) जो है वो कितना है 4, f(2) कितना है 4 और f(3) कितना है 5। इसका मतलब है कि जब हमने x की जगह 1 पुट किया तो आपको प्राप्त हुआ 4, जब 2 पुट किया तो प्राप्त हुआ 4, 3 पुट किया तो प्राप्त हुआ 5। इसी तरह से एक दूसरा फलन जो है g, उसमें जब हमने 4 पुट किया तो आपको प्राप्त हुआ 8 और 5 पुट किया तो आपको प्राप्त हुआ 9। अब आपको गॉफ फाइंड करना है। देखिए अब जो आपको स्टेप बता रहा हूँ ना, आप उसी से लिखिए और बहुत जल्दी से आप इसे कर पाओगे। क्या करना है, यहाँ लिखिए GOF, ये आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, इसे हम और कैसे लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं G ऑफ fx। ये समझ में आया। यहाँ पर आपको वैल्यूज रखनी है, आपको आंसर आता जाएगा। आपको कुछ भी नहीं करना, कोई लॉजिक नहीं लगाना, जो स्टेप बता रहा हूँ वो स्टेप फॉलो करो, सीधा सीधा आंसर निकलेगा। देखिए इसने क्या क्या दिया। अब आप चाहो तो इसे डायग्राम से याद कर सकते हो और आप चाहो तो डायरेक्ट याद कर सकते हो। डायग्राम की बात करें तो आपको क्या करना है, यहाँ पर 3 ऐसे अंडे से बना दो। बना दिए। अब देखो, अब a में, b में और c में जो अवयव है वो लिख दो। a, b और c, इन दोनों में एक फलन है f और इन दोनों में एक फलन है g। अब a में जो अवयव हैं वो हैं 1 2 3, b में जो अवयव है वो है 4 और 5 और c में जो अवयव हैं वो है 7 8 और 9। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब कि जब f में जब हमने x बराबर 1 पुट किया तो 4 मिला, तो 1 को 4 से मिला दो। फिर ये कह रहा है कि जब 2 पुट किया तो 4 मिला, तो 2 को भी 4 से मिला दो। कमेंट सेक्शन में एक बात बताओ कि अगर आपने लास्ट वीडियो बहुत अच्छे से देखी हो तो, कि ये फलन जो है ये कौन सा फलन है, यानी कि f वाला जो फलन है इकाई की है या बहु इकाई की है। और इसके बाद हमारे पास आता है 3, तो 3 पुट किया तो 5 मिला। इसी तरह से यहाँ पर हमने 4 पुट किया तो हमें 8 मिला, 5 पुट किया तो 9 मिला। ठीक है, इस तरह से आपको प्राप्त हुए। अब आपको यहाँ पर क्या देखना है, देखिए गॉफ निकालना था तो हर एक एलिमेंट का निकलेगा, हर एक अवयव का निकलेगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ लिखिए g, सबसे पहले वाले फंक्शन के लिए यहाँ लिखिए f(1). ठीक है, फिर लिखो यहाँ g। अब f(1) का मान कितना हुआ 4। ठीक है, अब g4 की वैल्यू कितनी है 8, यहाँ लिख दो 8। हो गया, आंसर है, कोई दिमाग नहीं लगाना। नेक्स्ट देखो g, फिर क्या रखा f(2). f(2) कितना है 4, g4 का मान कितना है 8, दोनों मान एक जैसे हैं। फिर हमने क्या रखा g कितना दिया है f(3). f(3) का मान कितना आया 5। ठीक है, और g5 की वैल्यू कितनी है 9। ये समझ में आया। गॉफ निकालना था, ये आपने गॉफ निकाल लिया, पर इसको लिखना कैसे है वो भी तो जरूरी है। तो इसको लिखने का तरीका क्या होता है, देखिए यहाँ से आपने सबसे पहले क्या रखा था 1 और आपको मिला क्या 8, तो यहाँ लिखो 1 और 8। फिर दूसरा क्या मिला 2 और 8, और फिर तीसरा क्या मिला 3 और 9। तो मेरे प्यारे भाइयों, ये इसका आंसर हो गया। अब मुझे बताइए कि ये हार्ड है या इजी है। इतना इजी है, इतना इजी है। अच्छा, एक बात और जो सबसे इंपॉर्टेंट है, देखिए क्या होता है, आपके जैसे और भी बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, ठीक है, तो सभी बच्चे क्या करेंगे, ये करके आएंगे। ठीक है, इस बात को आप एग्री करते हो कि सभी बच्चे ये करके आएंगे। लेकिन अगर आप डायग्राम बनाते हो तो आप उनसे कुछ नया करते हो, तो आपको मार्क्स ज़्यादा मिलने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा। जैसे मान लीजिए 4 नंबर का क्वेश्चन है तो आपने ये किया, जिस बच्चे ने ये किया उसको भी मार्क्स उतना ही मिलना है। लेकिन अगर आप कुछ नया ऐड करोगे तो एग्जामिनर के ऊपर एक अच्छा इंप्रेशन जाता है। ठीक है, एक अच्छा प्रभाव पड़ता है उसके ऊपर। इसलिए जब भी आप ऐसे क्वेश्चन हो तो कोशिश कीजिए कि आप ये भी बना सको। आइए 2 क्वेश्चन और करते हैं। देखिए, यदि f r से r यानी कि वास्तविक संख्या से वास्तविक संख्या में, समझ में आया, और फलन जो है वो है sin x। इसी तरह से एक दूसरा फलन है, ये भी r से r में है और gx कितना है x²। तो आपको गॉफ और फॉग ज्ञात करना है। अब देखिए यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट पार्ट है ना, अगर ये क्वेश्चन में ये वाला पार्ट नहीं दिया हो, ये फलन ये नहीं दिया हो, तो आप इसको डायरेक्ट कर सकते हो जैसा मैंने आपको पहले बताया। लेकिन अगर ये पार्ट दे रखा है तो ये इसकी एक इम्पोर्टेंस है। तो वो इम्पोर्टेंस क्या है, देखिए f का जो प्रांत है
वो f का जो परिसर है वो g का प्रांत है, और g का जो अब क्योंकि देखो ये r से r है, ये भी r से r है, तो इसका मतलब है f का जो परिसर हुआ वो g का प्रांत है, ठीक है, और g का जो परिसर हुआ वो f का प्रांत है, ठीक। अब इसे समझते हैं, ये इसका मतलब क्या है, इसको यूं देखिए आप, ये इस तरह से है, ये भी रियल नंबर में से और ये भी रियल नंबर में से, और जो तीसरा फलन बनेगा था वो भी रियल नंबर में से। क्लियर हुआ? अब हम इसे समझने की कोशिश करते हैं। अगर ऐसा है तो इसका मतलब ये फोगर गॉफ परिभाषित होगा। अब परिभाषित होगा तो क्या करना है, बहुत सिंपल सा सेम प्रोसेस बता रहा हूँ। देखिए गॉफ कैसे निकालते हैं, ये गॉफ लिखा आपने, फिर आप क्या करोगे, ये जी को ऐसे लिखा, फिर ब्रैकेट में लिखा एफ ऑफ एक्स लिखा। चलो इसके पहले मुझे एक चीज और बता दो, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए एफ ऑफ एक्स बराबर 2x है, तो x की जगह अगर मैं 1 रखूंगा तो यहाँ पर भी मुझे 1 रखना पड़ेगा। अगर मैंने x की जगह 2 रखा तो मुझे यहाँ पर भी 2 रखना पड़ेगा। x की जगह 3 रखा तो यहाँ पर भी 3 रखना पड़ेगा। अगर मैं x की जगह 4y लिख रहा हूँ तो मुझे यहाँ पर भी 2 into 4y लिखना पड़ेगा। समझ में आ रहा है ना ये चीज? तो देखो इसी चीज को यहाँ पर कैसे अप्लाई करना है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। अब यहाँ पर देखिए ये fx है ना, fx कितना है, sin x, तो यहाँ लिख दीजिए g और ये ब्रैकेट में लिख दीजिए sin x। समझ में आया? अब देखो gx कितना है आपके पास, x स्क्वायर, तो इस x की जगह अगर मैं sin x लिख दूंगा तो ये x की जगह यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, sin x। अगर इस x की जगह मैं sin x लिख दूंगा तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, sin x। तो देखिए इसको किस तरह से लिखना है, ये g आपके पास हो गया गॉफ बराबर ये sin x मैंने इसकी जगह लिख दिया तो कितना हो जाएगा, sin स्क्वायर x। हो गया सॉल्व। ये इस तरह से तो लिखा है ना, इस तरह से, तो आप इसे लिख सकते हो sin स्क्वायर x। समझ में आया? इसके बाद अगर हम फॉग की बात करें तो फॉग कैसे निकलेगा, फॉग निकालने के लिए आपको क्या करना है, ये लिखा f और यहाँ ब्रैकेट में लिखा g ऑफ x, लिख दिया। ये क्लियर हुआ? अब आपने f को ऐसा कैसा लिखा और gx की जो वैल्यू है ना वो पुट कर दो यहाँ पर, gx का जो मान है वो मान यहाँ पर रख दिया, कितना हुआ x स्क्वायर। अब देखो f ये रहा, ये पूरा कितना है x स्क्वायर, f इस x की जगह अगर मैं इस x की जगह x स्क्वायर लिख दूंगा तो इस x की जगह भी कितना आ जाएगा, x स्क्वायर। तो यहाँ पर आपके पास फॉग कितना आ जाएगा, sin x स्क्वायर। हो गया सॉल्व। इजी सा है, बहुत इजी सा, 2 मार्क्स या 3 मार्क्स का आता है तो जरूर कर लीजिएगा। इसके बाद हम यहाँ बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। अब यहाँ पर ये क्या कह रहा है, इसको देखो यूं समझो आप कि एक फलन तो n से z में, ये n ये z है और तीसरा वाला q है, ठीक है, n z और q। इस n का मतलब तो है प्राकृत संख्या है, इस z का मतलब है पूर्णांक और उस q का मतलब होता है परिमेय संख्या। मैं यहां लिख देता हूं, n आपके पास है प्राकृत संख्या। लास्ट वीडियो अगर आपको ध्यान हो तो मैंने कहा था अगर आप इंग्लिश में एक एक वर्ड याद कर लोगे तो आगे आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब जैसे इंग्लिश में प्राकृत संख्या को हम नेचुरल नंबर बोलते हैं, तो नेचुरल नंबर का n ही लिया गया है। ये देखिए ऐसे इंटीजर को हम i से डिनोट करते हैं, ठीक है, और z से भी डिनोट करते हैं, और तीसरा वाला जो है वो आपके पास परिमेय संख्या है ही। अब मुझे प्राकृत संख्या क्या होती है, प्राकृत संख्या होती है जो 1 से अनंत तक होती है, ठीक है। पूर्णांक क्या होते हैं, पूर्णांक धनात्मक भी होते हैं ऋणात्मक भी होते हैं। पूर्णांक का मतलब होता है पूरा पूरा नंबर, जैसे 1 पूरा नंबर है, 2 पूरा नंबर है, 3 पूरा नंबर है, लेकिन 1/2 ये एक पूरा नंबर नहीं, ये आधा नंबर है। 3/4 7/2 इस तरह के जो भी नंबर जो p/q की फॉर्मेट में लिखे हो, p/q की फॉर्मेट में अगर कोई नंबर लिखा होता है उसे हम बोलते हैं भिन्न, भिन्न की फॉर्म में लिखा हुआ है तो उसको, उस नंबर को हम बोलते हैं परिमेय संख्या। और परिमेय संख्या वो संख्या होती है जो p/q की फॉर्म में लिखी जाती है और q 0 नहीं होना चाहिए, जैसे 1/2। समझ में आया? परिमेय संख्या कौन सी, जो p/q की फॉर्मेट में लिखी हो और q 0 नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि अगर q 0 हो गया तो वो क्या बन जाएगा, 1/0, और 1/0 कितना होता है, वो अनंत होता है। इसलिए हम बोलते हैं कि q का मान जो है वो 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ समझते हैं। अब क्वेश्चन में आप देख सकते हो कि आपके पास इस पूरे पोर्शन के अंदर जो काम का है वो क्या है, एक तो ये रहा पोर्शन और एक पोर्शन ये रहा। तो यहाँ पर हम इसे सॉल्व कर लेते हैं।
देखिए एफ एक्स कितना दिया हुआ है और जी एक्स कितना है, x प्लस 1/2। बहुत डीपली समझना, अगर देखो एक क्वेश्चन भी समझ में आ गया ना तो आप बाकी क्वेश्चन कर सकते हो, लेकिन अगर एक भी ढंग से समझ में नहीं आया और बाकी क्वेश्चन अधूरे अधूरे आए ना तो आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसने कहा फॉग और गॉफ निकाली, आपको दिख रहा होगा कि इसमें गॉफ ही निकल सकता है, फॉग तो निकल ही नहीं सकता। क्यों नहीं निकल सकता, फॉग क्यों नहीं निकल सकता, उसका कारण क्या है? उसका कारण आप यहाँ देखिए, पहला प्राकृत संख्या से क्या है, पूर्णांक, जबकि पूर्णांक जो है उसमें ऋणात्मक भी होते हैं। यहां पर आप देखो जी का आपके पास प्रांत क्या है, पूर्णांक, और जी का परिसर यानी यहां पर आपके पास क्या है, क्यू, परिमेय संख्या, जो कि पॉसिबल नहीं हो सकता। जब पॉसिबल ही नहीं होगा तो आप बोल सकते हो कि इसका फॉग जो है वो नहीं निकल सकता, गॉफ निकल सकता है। इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं, आप उससे निकालना। देखिए मैं सबसे पहले हम गॉफ की बात कर रहे हैं, तो गॉफ कैसे निकालना है, जी लिखा और यहाँ पर एफ ऑफ एक्स लिखा, ठीक है। अब एक्स की देखिए, ये एफ ऑफ एक्स कितना है आपके पास, एफ ऑफ एक्स है 2x, ठीक है। अब देखिए जी की जगह यहाँ x है ना, यहाँ पर x है जी के साथ में, तो इस x की जगह अगर मैं 2x लिख दूंगा तो इस x की जगह कितना आ जाएगा, 2x, तो ये आ जाएगा 2x प्लस 1/2। समझ में आया? अब मान के चलो अगर मैं इसकी जगह 1 पुट कर देता हूँ, x की जगह मैंने 1 रखा, तो ये कितना हो जाएगा, 2, यहाँ पर आएगा 2, ये कितना हो गया, 2 और 1 कितना बन गया, 3। जब ये 3 बन गया तो 3/2, 3/2 क्या होता है, एक परिमेय संख्या। ये देखिए, चलिए मैं इसको करके बताता हूँ। देखिए जी मैंने x बराबर 1 रखा, तो ये कितना हो गया, 2, तो यहाँ पर भी x बराबर 1 आ गया, तो 2 और 1/2, 3/2 होता है। और आपको दिख रहा है कि 3/2 जो है वो परिमेय संख्या होती है। जब परिमेय संख्या होती है इसका मतलब है कि ये इसका निकल सकता है। अब आप एक बार ट्राई करके देखोगे क्या कि इसका फॉग क्यों नहीं निकला। प्रोसेस पूरा यही का यही है। मैं आपको चलो स्टेप बता देता हूँ। एक तो ये f लिखा, यहाँ पर gx लिखा, ठीक है। अब gx का मान कितना है, x प्लस 1, ये f लिखा, x प्लस 1/2 लिखा, ठीक है। अब क्या करोगे, fx आपके पास कितना था, 2x, तो आप इसे लिखो 2, अच्छा, fog इज इक्वल टू 2 और ब्रैकेट में आ जाएगा x प्लस 1/2, ठीक है। अब मुझे इसको आपको x की जगह 1 पुट करना है और मुझे बताना है कमेंट सेक्शन के अंदर कि फॉग इसका आपको समझ में आया या नहीं आया। नहीं आया तो भी आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, आया तो भी कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फलन f r से r में, जिसमें f ऑफ x आपके पास दिया हुआ है x³ और g ऑफ x आपके पास दिया गया है 3x - 1। तब आपको GOF और FOG दोनों निकालने हैं और इसके साथ यह भी सिद्ध करना है कि FOG और GOF दोनों आपस में बराबर नहीं है। कैसे करना है देखते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ लिखते हैं f ऑफ x कितना है, x³, यहाँ लिखते हैं g ऑफ x कितना है, 3x - 1। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब आपको निकालना है फॉग। तो हमने लास्ट टाइम में बताया था, लास्ट किस तरह से निकालते हैं, इस तरह से। अब gx की वैल्यू कितनी है, 3x - 1, तो ये f 3x - 1। अब f ऑफ x बराबर कितना आपके पास, x यहाँ पर है तो यहाँ पर ही कितना है, x³, तो इसकी जगह कितना हो जाएगा, फॉग कितना हो जाएगा, 3x - 1 का होल क्यूब। समझ में आया। अब नेक्स्ट हम gx की बात करते हैं। देखिए गॉफ निकालने के लिए g ऑफ fx इस तरह से करेंगे। अब fx का जो मान है वो कितना है, x³, ठीक है। अब आप यहाँ देखिए कि gx, x की जगह यहाँ पे, जब यहाँ पर x है तो ये कितना है, 3x - 1। जब यहाँ पर अगर 2 होगा तो x की जगह कितना आ जाएगा, 3 × 2 - 1। x की जगह w होगा तो यहाँ w आ जाएगा। अब यहाँ पर अगर x की जगह x³ होगा तो ये कितना हो जाएगा, गॉफ 3x³ - 1, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हो कि FOG और GOF आपस में बराबर नहीं है। FOG
और जी ओ एफ आपस में बराबर नहीं है, क्योंकि एफ ओ जी कितना है हमारे पास 3x माइनस 1 का क्यूब, और जबकि जी ओ एक्स कितना है 3x का क्यूब माइनस 1। ये समझ में आया? यहाँ तक क्लियर हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए मैं इसमें एक क्वेश्चन और करवा देता हूँ। जैसे मान लीजिए एफ ऑफ एक्स आपके पास है 2x स्क्वायर माइनस 1 और जी ऑफ एक्स आपके पास है साइन एक्स। ठीक है, अब आपको फॉग निकालना है, तो कैसे निकालेंगे हम? f यहाँ लिखा gx, ठीक है। अब f तो एज इट इज आ गया। अब gx का मान कितना है हमारे पास? साइन x, ठीक है। तो देखो f, अब ये पूरा क्या, ये पूरा x का काम कर रहा है आपका, ठीक है। तो यहाँ पर ये x है तो ये x है, अगर इसकी जगह मैं साइन लिख दूंगा तो इसकी जगह साइन हो जाएगा, तो ये जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 1। इस तरह से होता है। तो ये आपका एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स था। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन और करते हैं। देखिए हमारे पास मैंने 4 क्वेश्चन और लिए हैं, और इन चारों के अंदर अगर आपको ये चारों क्वेश्चन अच्छे से आते हैं तो आपका फॉग और गॉफ बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन से आपका है एफ ऑफ एक्स आपको दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 2 और जी ऑफ एक्स आपको दिया है एक्स अपॉन एक्स माइनस 1, ठीक है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ फिफ्थ से। आपको देखिए सभी क्वेश्चन में फॉग और गॉफ ही निकालना है, ठीक है। अगर कहीं नहीं लिखा हो तो आपको समझ जाना है कि फॉग और गॉफ फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें फॉग की, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा f और ये कितना होगा g ऑफ x, ठीक है। अब ये f और g ऑफ x जो है आपका वो कितना है x अपॉन x माइनस 1, क्लियर। अब x जब है तो यहाँ पर है एक्स स्क्वायर प्लस 2, तो इस x की जगह अब कितना रिप्लेस करना है? इस x की जगह हमें क्या रखना पड़ेगा? x अपॉन x माइनस 1। समझ में आ रहा है? इस x की जगह मैंने कितना लिखा? x अपॉन x माइनस 1। तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा x अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2, खत्म, क्लियर। अगर हमें गॉफ की बात करें तो इसे लिखेंगे g ऑफ fx। fx का मान रख दो, fx कितना है हमारे पास? x स्क्वायर प्लस 2, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, ये g है और ये पूरा x है। अब तो देखिए x है तो यहाँ पर ये है। अब इस x को मैं रिप्लेस कर रहा हूँ किससे? x स्क्वायर प्लस 2 से, यानी कि इस x की जगह मैं रखूंगा x स्क्वायर प्लस 2। तो यहाँ पर भी x की जगह कितना हो जाएगा? x स्क्वायर प्लस 2। तो x स्क्वायर प्लस 2 बटा x स्क्वायर प्लस 2 माइनस 1 जो होगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 बटा एक्स स्क्वायर प्लस 1। इस तरह से ये होगा। तो ये हमारे पास क्वेश्चन फिफ्थ का जो था वो सॉल्यूशन था। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका एफ एक्स बराबर लॉग 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स और जी एक्स बराबर आपको ये दिया हुआ है। आपको ये सिद्ध करना है कि एफ ओ जी बराबर कितना होता है? 3 गुणा एफ एक्स। समझ में आया? तो देखिए फॉग निकालना है, क्वेश्चन 6 की बात कर रहे हैं। फॉग निकालना है, एफ ओ जी ये निकालना है आपको। तो इसे हम किस तरह से लिखेंगे? एफ और यहाँ ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? gx। इस तरह से करते हैं। अब gx का मान क्या है? ये पूरा लिख दो। ठीक है, अब x की जगह क्या आ जाएगा? देखिए यहाँ पर x है, fx कितना है हमारे पास? log 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स। तो x की जगह मैं अब यहाँ पर क्या लिख रहा हूँ? 3x प्लस एक्स क्यूब बटा, इसे मैं यहाँ लिख देता हूँ। देखिए ये fx आपके पास कितना है? log 1 प्लस एक्स बटा 1 माइनस एक्स। तो ये x है तो यहाँ पर ये x आ रहा है। इस x की जगह मैं अब क्या लिख रहा हूँ? इस x की जगह मैं लिख रहा हूँ 3x प्लस एक्स क्यूब बटा 1 प्लस 3x स्क्वायर। तो यहाँ पर भी इस x की जगह कितना आ जाएगा? 1 प्लस 3x प्लस एक्स क्यूब बटा 1 प्लस 3x स्क्वायर। समझ में आया? बटा कितना आ जाएगा यहाँ पर? 1 माइनस 3x प्लस एक्स क्यूब
बटा 1 प्लस 3x²। इस तरह से ये हो जाएगा। अब क्या करना है, तो सॉल्व करना है। सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा आपके पास लॉग, देखिए इसका हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम किस तरह से लेते हैं, ये ऊपर तो आ जाएगा इस तरह से, प्लस 3x प्लस x³ बटा 1 प्लस 3x²। अच्छा, अगर आप चाहो ना इसे छोटा करने की, तो उसके लिए अगर आपको प्रॉपर्टी याद है log m बटा n की, अगर आपको गुणधर्म याद है तो आप ये अप्लाई कर दो। यहाँ पर आप क्या लिख सकते हो, log m माइनस log n, तो इतना बड़ा नहीं होगा, फिर छोटा हो जाएगा थोड़ा सा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 1 प्लस 3x² माइनस, अब देखिए माइनस बाहर है तो अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 3x और माइनस का x³ बटा 1 प्लस 3x²। इस पूरे से तो ये पूरा कट गया। अब आपके पास क्या बचा, आपके पास बचा log 1 प्लस 3x² प्लस 3x प्लस x³ बटा 1 प्लस 3x² माइनस 3x माइनस x³। ठीक है, तो ये आपके पास दो टर्म बची है। अब आप चाहे, मैं इसे रफ कर देता हूँ। देखिए ऊपर वाला हिस्सा थोड़ा सा मैं रफ कर देता हूँ। ऊपर वाला हिस्सा, अब आप यहां पर देख सकते हो, आपको क्या सिद्ध करना था, आपको सिद्ध करना था 3 और fx, है ना। तो यहां पर अगर आप देखो, ध्यान से देखिए, देखिए ये a है, ये b है ना। ये 3x² और यहाँ पर कितना है, 3x है। ऐसे ये एक है, ये माइनस का b है, और ये 3x² और माइनस का 3x है। तो इस पूरे को इस तरह से लिखा जा सकता है क्या, log 1 प्लस x³ इस तरह से लिखा जा सकता है, क्योंकि ये a प्लस b का क्यूब ही खोला गया है और नीचे a माइनस b का क्यूब ही खोला गया है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब इस पूरी टर्म को मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, log 1 प्लस x और 1 माइनस x और इसका क्यूब लिख सकता हूँ। अब आप इसमें ध्यान दीजिए, लेक प्रॉपर्टी होती है, गुणधर्म होता है क्या, log m की घात अगर n हो तो उसे हम लिखते हैं n log m। तो यहाँ पर ये 3 जो है ये आगे आ जाएगा, तो 3 log 1 प्लस x बटा 1 माइनस x, और ये log 1 प्लस x और 1 माइनस x कितना था, fx, और हम जो निकाल रहे हैं वो क्या है, fog। समझ में आया? अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को दोबारा देखिए, फिर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये क्लियर हुआ। तो यहाँ से हमने देखिए फर्स्ट, ये 5th हो गया, 6th क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7th की। क्वेश्चन नंबर 7th आपके पास गिवन है fx इक्वल टू 3x प्लस 4 और g ऑफ f आपके पास गिवन है 2x माइनस 1। अब आप यहाँ पर ध्यान रखना, क्वेश्चन में आपको गॉफ गिवन है, ठीक है, यहाँ पर आपको gx फाइंड आउट करना है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, ये क्वेश्चन बिल्कुल अलग है, बिल्कुल अलग कंसेप्ट का क्वेश्चन है। यहां पर हम अब क्या अप्लाई करेंगे वो देखते हैं। देखिए आपको क्या निकालना है, gx निकालना है। अच्छा, इसने क्या दिया हुआ है, इसने आपको दिया है fx दिया हुआ है और 3x प्लस 4 दिया हुआ है। तो एक बात बताइए, ये g ओ f आप इसने गिवन है कितना, 2x माइनस 1, ठीक है। इस पूरे को मैं कैसे लिखता हूं, ऐसे। अब ये जो fx है ये कितना दिया हुआ है, 3x माइनस प्लस 4, ये दिया हुआ है। अब यहां पर मैंने क्या किया, यहां पर आपको अब ये तो पुट कर नहीं सकते क्योंकि आपको तो gx निकालना है, तो इसीलिए हमने क्या किया, माना 3x प्लस 4 बराबर a, ठीक है। ऐसा क्यों किया, ऐसा करने से हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी कितनी, इस 4 को इधर भेज दिया तो a माइनस 4 बटा 3 आ गया x का मान। तो इस पूरे की जगह मैं क्या लिख देता हूँ, इस पूरे की जगह लिख देता हूँ a, ठीक है। और यहाँ पर x की जगह कितना आ जाएगा, 2 गुणा a माइनस 4 बटा 3 माइनस 1, ठीक है। अब यहाँ पर जब आप इसको सॉल्व करोगे, इसको हल कर निकालोगे इसका, तो 2a माइनस 2 चौक 8 बटा 3 माइनस 1, फिर इसका एलसीएम ले लो
तो 2a माइनस 8 माइनस 3/3, तो ये कितना हो जाएगा, तो GA का मान आपको निकल गया 2a माइनस 11/3। अब अगर a की जगह मैं x पुट करूंगा तो ये फलन कितना हो जाएगा, 2x माइनस 11/3। इस तरह से आप gx का मान निकाल सकते हो। क्या किया हमने, GOF गिवन था तो हमने क्या किया, g और fx लिखा, fx का मान लिखा, इस पूरे को हमने क्या माना, इस पूरे को हमने a माना, और फिर उसके बाद हमने x का मान निकाला। ठीक है, फिर हमने इसको a माना तो x का जो मान निकाला था वो इसमें पुट कर दिया और इसको हल कर लिया, तो हमारे पास किसका, gx का मान निकल जाएगा। ये बिल्कुल अलग तरीका क्वेश्चन है, अभी तक जितने क्वेश्चन करें उनमें सबसे अलग तरीका क्वेश्चन है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका थोड़ा सा अलग है, क्योंकि इसमें मॉड्यूलस दे रखा है, मापांक, ऐसा कुछ आपने देखा होगा 11th क्लास में भी। f ऑफ x आपको दिया हुआ है x और gx कितना दिया हुआ है, mod x। तो अगर मैं फॉग निकालूंगा तो मैं इसको इस तरह से लिखूंगा, f ऑफ g ऑफ x। अब gx का मान कितना है, gx का मान है ये, ठीक है। fx बराबर कितना है, x, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, mod x, ये इसका आंसर है। अगर मैं आपसे कहूँ गॉफ निकालना है तो कितना हो जाएगा, g, और यहाँ कितना आ जाएगा, fx। अब fx का मान कितना है, x, अब gx कितना है आपके पास, अगर यहाँ पर x है तो ये mod x है, यहाँ पर अगर 2 जाएगा तो ये mod 2 हो जाएगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा तो ये mod 3 हो जाएगा, तो यहाँ पर अगर x है तो ये mod x हो जाएगा। तो आप देख सकते हो कि दोनों का जो मान है वो बराबर निकला है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो शेयर, सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट करना ना भूलें। आपका एक शेयर किसी का साल बचा सकता है। बने रहिए हमारे साथ और नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं एक नए कंसेप्ट के साथ आपके सामने हाजिर